A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. This is your teacher, Advocate Samir Ding. Without any sort of delay, let's move on. अगर हम यहाँ पे अब अगर टॉपिक की हम बात करें तो टॉपिक हमारा अभी प्रीवियसली टॉपिक के ऊपर हम कॉजेज़ को स्टडी कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कॉजेज़ को. अब यहाँ पे जो हमारा आज का जो कॉज है दैट इज़ इकोनॉमिक कॉज. जितने भी आप लोगों ने प्रीवियस मेरे कॉजेज़ जो हमने पढ़े, पॉलिटिकल कॉज पढ़ा हमने, उसके बाद हमने मिलिट्री कॉज पढ़ा और अब ये हमारा इकोनॉमिक कॉज है. तो अब हमने पढ़ा वहाँ पे कि अगर हम पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो पॉलिटिकल कॉज में जो ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाई है वो कौन है, वो कौन सा सेक्शन ऑफ इंडियन सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है वो कौन सा सेक्शन है सोसाइटी का, वो है इंडियन रूलर्स. उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम आए जो हमारा मिलिट्री कॉज है, मिलिट्री कॉज में कौन डिससेटिस्फाई था, वो थे ये इंडियन जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर की आर्मी में जो उस टाइम काम कर रहे थे, एम्प्लॉय थे. उसके बाद जो आज का टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक कॉजेज़, उसमें कौन डिससेटिस्फाई हो रहा है इससे ब्रिटिशर से, वो है फार्मर्स. तो हम अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ब्रिटिशर ने क्या किया कि ब्रिटिशर ने यहाँ पे कोशिश की कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट वो इंडियन से ले सकें, इंडियन फार्मर्स से ले सके उतना वो ले. यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे ये अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करूँगा. इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये प्रिज्यूम कीजिए कि एक गांव है और उस गांव में 1 लाख फार्मर्स की आबादी है. उस 1 लाख में जो है 50% जो है वो टैक्सेस पे करते हैं और 50% जो है वो टैक्सेस पे नहीं कर पाते हैं. अब जो 50% टैक्सेस पे करते हैं वो तो ठीक है, पर जो 50% टैक्सेस ब्रिटिशर को पे नहीं कर पाते हैं उसका क्या रीज़न है, उसके रीजंस क्या है. उसके रीजंस है, पहला रीज़न है उसका बिकॉज ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स, उसके बाद है लैंड लेस फार्मर्स और देन है डिपेंडेंस अपॉन वेदर. कि जितने भी फार्मर्स थे वहाँ पे जो टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे, उनका पहला रीज़न था कि उनके पास जो ज़मीनें थी वो इतनी छोटी थी कि वो उसको सेल्फ कंज्यूम करते थे. जितना उनके पास जो होल्डिंग था लैंड्स का वो बहुत कम था और बहुत कम अनाज उगा पाते थे और सिर्फ खुद को ही कंज्यूम कर पाते थे अपने सर्वाइवल के लिए. वो एक रीज़न था जिसकी वजह से वो अनेबल हो जाते थे ब्रिटिशर को टैक्स पे करने के लिए. ठीक है, ये एक रीज़न रहा. दूसरा रीज़न ये रहा लैंडलेस फार्मर्स. ये तो ठीक है, ये बात हमें समझ आती है कि यहाँ पे जिनके पास ज़मीनें बहुत कम है वो भी नहीं दे पाता है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अनाज बहुत कम उगता है. बट दूसरा फैक्टर ये आ गया, दूसरा रीज़न ये आ गया कि वो किसान जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, वो किसान जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो कहाँ से टैक्स पे करेगा, वो तो पे ही नहीं कर सकता है टैक्स, अनेबल है वो टैक्स पे करने के लिए. उसके बाद दूसरा कि अगर उनके पास ज़मीनें हैं और उसमें एक और फैक्टर, एक और रीज़न ऐड हो रहा है जिसकी वजह से वो अनेबल हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए, वो ये है कि वेदर के ऊपर डिपेंडेंस उनका ज़्यादा है. कि कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो फसल खराब, और कभी कभी ऐसा होता था कि सूखा पड़ जाता था जिसकी वजह से वो भी फसल खराब हो जाती थी. तो ये 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बहुत सारा जो है पॉपुलेशन जो है फार्मर्स का वो रह जाता था, जो अनेबल होता था टैक्स पे करने के लिए ब्रिटिशर्स को. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि 50% पे कर पा रहा है, 50% पे नहीं कर पाता. अब 50% अगर पे नहीं कर पाता है तो ब्रिटिशर को क्या है, ब्रिटिशर को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है. तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे देखा कि ये तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये आबादी जो है वो रह रहा है, टैक्स जो पे नहीं कर पाते हैं वो बहुत ज़्यादा है. इसलिए अब हम क्या करेंगे जिससे हमें क्या हो, हमें टैक्सेस जो है वो सारे जो है वो 50% भी हमें टैक्स, जो 50% आबादी जो रहती है फॉर एग्जांपल वो भी हमें टैक्स पे करे. उसके लिए ब्रिटिशर ने क्या किया, अगेन मैंने आपको कहा कि हर
स्फेयर में, वेदर ये पॉलिटिकल स्फेयर हो, वेदर मिलिट्री स्फेयर हो, वेदर इकोनॉमिक स्फेयर हो, हर एक स्फेयर में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, किसी ना किसी मास्टर प्लान को प्ले करते थे, किसी ना किसी मास्टर प्लान को डिवाइस करते थे। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर ये चले। पहला ये यहाँ पे था कि इन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कि अगर एक किसान 100 रुपीज में से पहले 5 रुपीज जो है एज अ टैक्स ब्रिटिशर को पे करता है, फॉर एग्जाम्पल, अब क्या करेगा वो 10 रुपीज, 20 रुपीज या 25 रुपीज या 30 रुपीज जो है वो क्या है पे करेगा। इसका मतलब है कि इन्होंने क्या कर दिया कि अनरीजनेबली टैक्सेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिया। उसके बाद जो सेकंड वाला था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि ब्रिटिशर ने देखा कि जो मेन कॉज है वो ये फैक्टर्स है और इन फैक्टर्स, इन रीजंस की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस को फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस को फिक्स कर दिया कि भाई आपके कोई भी रीजंस रहे टैक्स ना पे करने के, चाहे आपके पास ये रीजन रहे आपका, या लैंडलेस फार्मर्स में आप इन्यूमरेट किए जा रहे हो, या आपकी फसल खराब हो रही है, कोई भी रीजन आपका रहे, आपने टैक्स जो फिक्स किया जाएगा वो आपको पे करना ही करना है। हर एक कंडीशन में, हर हाल में आपको पे करना ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद ये हुआ कि अगर टैक्सेस जो इंक्रीज किए जा रहे थे, टैक्सेस जो फिक्स किए जा रहे थे, और अगर कोई फेल हो रहा है, टैक्स फिर भी नहीं पे कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो लैंड है उसको क्या कर लिया जाएगा, उसकी लैंड को ऑक्युपाई कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है जनरेट हुआ, जहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत मैक्सिमम पोर्शन जो है, बहुत मैक्सिमम रेशो जो है अनपेड टैक्सेस का जो रहता था। उन्होंने क्या कर दिया, जब ये परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी कंडीशन हो आपको टैक्स देना ही देना है, इसका मतलब है टैक्सेस क्या हो गए, इसका नतीजा क्या रहा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, टैक्सेस जो है वो जो है कंपलसरी हो गए, कंपल्शन हो गए फार्मर्स के लिए कि एनी हाउ आपको टैक्स देना ही देना है। उससे क्या हुआ कि एक रेगुलर फ्लो हुआ कि इसका रेवेन्यू का, इनकम का ब्रिटिशर्स को, उससे ब्रिटिशर को बहुत फायदा हुआ। और उसके बाद यहां पे अब किसान क्या करता, किसान लैंडलेस फार्मर क्या करता, फसल खराब हो गई जिसकी, वो क्या करता, वो कर्जा लेने लगा। ठीक है, वो क्या करने लगा, कर्जा लेने लगा, या वो अपना जो भी उसके पास जो भी कोई प्रॉपर्टी होती थी, मकान। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वो फार्मर जिसके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस फार्मर है, या वो फार्मर जिसके पास बहुत छोटी ज़मीन है, बहुत कम ज़मीन है, या वो फार्मर जो ज़्यादा से ज़्यादा वेदर के ऊपर डिपेंड है मगर फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। उसके बाद इसके अलावा ये तो है, ये तो पहले थे, हमने पढ़े कि ये पे नहीं कर पाते थे, इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी। ठीक है, बट उसके बाद ये जो पे कर पाते थे टैक्सेस, तो उनकी भी कोई कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी, उतनी कोई इम्प्रूव्ड कंडीशन नहीं थी उनकी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि बर्डन आ गया इनके ऊपर कि फार्मर्स के ऊपर किसका, टैक्स, इसका कर्जे का। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने किसी ना किसी तरह टैक्स पे करना था इनको। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि टैक्सेस क्या हो गए, टैक्सेस जो है वो जो है अब कंपलसरी हो गए, उनको पे करना ही करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इससे फ़ायदा होने लगा और रेगुलर जो है इनकम आने लगा, रेगुलर जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट होने लगा ब्रिटिशर्स को, इन जो है ये इनका जो मास्टर प्लान था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कंपलसरी कर दिया तो फार्मर को देना ही देना है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि जब वो कर्जा लेगा उसकी पहले ही कंडीशन जो है, अनपेड वाला फार्मर पहले ही कंडीशन उसकी बहुत बुरी है, और वो फार्मर जो टैक्सेस अगर पे करता है तो उसकी भी कुछ कंडीशन कुछ खास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो है फार्मर्स जो है, जो टाइप ऑफ फार्मर यहाँ पे था, एक वो जो टैक्स पे करता था और वो जो टैक्स पे नहीं कर पाता था, उनकी कंडीशन अगर हम देख ले पूरी तरह से, अगर हम देखें इन होल देखें हम, तो कुछ खास
जो है वेल इंप्रूव्ड या वेल टू डू कंडीशन जो है नहीं थी उनकी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अब कर्जा लेना है। सो आपको ये चीज़ पता है कि कर्जा उस टाइम में जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, और वो अपना जो उनके पास प्रॉपर्टी अगर होती थी कोई, या उनके पास कोई मकान होता था तो उसको गिरवी रखते थे वो, ताकि जो है टैक्सेस जो है वो क्या कर सके, टैक्सेस को पे कर सके। बट यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि सिर्फ टैक्सेस ही थोड़ी थे जो फार्मर्स को पे करने थे। टैक्सेस के अलावा और भी ऐसी चीज़ें थी, जैसे फार्मर का आ गया, सपोज उनके खुद के एक्सपेंसेस आ गए, मैरिज है घर में या कोई फंक्शन है, या खुद का सर्वाइवल के लिए है, जो उनका जो है फूड है या बाकी चीज़ें हैं, या बच्चों के सर्वाइवल के लिए, वो भी तो देखनी है उनको। सिर्फ टैक्स ही थोड़ी लेके चलना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरा अगर इसका हम जो है इसको स्क्रूटिनाइज करें, पूरी तरह से इसको स्क्रूटिनाइज करें, अगर हम चेक करें, पूरा सा एनालाइज करें, तो ये कंक्लूजन निकलता है कि अब वो ऐसी जगह पे आ चुके थे, ऐसी कंडीशन पे आ चुके थे कि कर्जा उनके लिए समझो कि बहुत जो है बहुत मुश्किल था, और वो जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और जिससे कंडीशन फार्मर की कोई इंप्रूव नहीं हुई, वो और खस्ता हुई और वर्स्ट कंडीशन हुई। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर्स जो है वो डिससेटिस्फाई हुए, किससे, ब्रिटिशर से। जैसे हमने पढ़ा पॉलिटिकल कॉज में जो है रूलर्स जो है वो डिससेटिस्फाई हुए, किससे, ब्रिटिशर से। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें मिलिट्री कॉज में जो सिपाही थे, या हम ले ले जो इंडियन सोल्जर्स थे, ब्रिटिश की आर्मी में रिक्रूट थे, एम्प्लॉय थे, वो डिससेटिस्फाई हुए। और यहाँ पे एक विक्टिम कौन बना, यहाँ पे डिससेटिस्फाई कौन हुआ, डिसकंटेंटेड, जो मैंने आपको बताया था। डिसकंटेंटेड मींस मैंने आपको बताया डिससेटिस्फाइड, टोटली नाराज, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन जो है इतनी बुरी उनकी हुई यहाँ पे कि उससे वो तो कोई खुश नहीं होते ब्रिटिशर। एक्चुअली ब्रिटिशर ने यहाँ पे क्या किया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे ये पॉलिसीज लाई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे। बट एक्चुअली ये इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है नहीं था, ये असल में क्या था कि इनको किस जो है फार्मर्स की कंडीशंस को और वर्स करना, और वेल्थ को क्या करना, निकालना, ड्रेन करना, किसके थ्रू, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को बढ़ाकर। सो ये यहाँ पे जो है फार्मर जो है वो इनसे क्या हुए, डिससेटिस्फाई हुए। अब यहाँ पे ये इकोनॉमिक जो कॉज है हमारा, इस इकोनॉमिक कॉज में एक और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो भी आता है। फार्मर तो हमने पढ़ लिया, ये तो यहाँ पे कंक्लूड हो गया। इकोनॉमिक कॉजेज में एक और आता है आर्टिजन आता है, जो हाथों से चीज़ों को बनाता था, लाइक कारपेट्स या बाकी, जो अपने उसी कमोडिटी को या अपनी गुड्स को क्या करता था, विद इन इंडिया में या बाहर यूरोप में उसको क्या करता था, सेल करता था। उसकी भी कंडीशन फार्मर की तरह ही बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हुई, और वो भी विक्टिम बने, और वो भी डिससेटिस्फाई हुए, किससे, ब्रिटिशर से। तो वो हम अब पढ़ेंगे फार्मर्स के बाद जो सेक्शन आता है इसी वाले में, इकोनॉमिक वाले में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, ठीक है, कि किस तरह से इन्होंने क्या किया कि इनको जो है इनकी कंडीशन को और खस्ता कर दिया और ख़राब कर दिया, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है इसी में आता है इकोनॉमिक कॉज में, वो आता है आर्टिजन्स की कंडीशंस कैसे ख़राब हुए ब्रिटिशर की पॉलिसीज़ के थ्रू, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा कि फार्मर्स जो डिससेटिस्फाई हुए, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हुई, और वो एक इकोनॉमिक कॉज में इंक्लूड हुआ। अब ये भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो इकोनॉमिक कॉज में इंक्लूड होता है। आर्टिजन्स जो थे वो उन जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते हैं जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, और मोस्टली जो उनकी जो भी बनाई हुई चीज़ें होती है, मतलब जैसे आप ले ले कोई भी उनकी कमोडिटी है, तो उनका जो प्राइसेस होते थे वो बहुत हाई होते थे मोस्टली। वो क्या करते थे, एक तो यूरोप में उसको क्या करते थे, वो यूरोप में उसको सेल करते थे, और उसके बाद इंडिया में भी उन कमोडिटीज़ को बेचते थे। और ख़ासकर अगर हम देखें यहाँ पे किन आइटम्स को, किन कमोडिटीज़ को वो बेचते थे, किन की ट्रेड करते थे, वो वूल की, सिल्क की, टेक्सटाइल की, कारपेट की, यूरोप में। अब यहाँ पे एक चीज़ को अपने ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में जो आए थे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले फैक्टर्स में उनका एक ही मोटिव था, ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट को किस तरह से इन्हेंस करना, किस तरह से उसको मैग्नीफाई करना, बढ़ाना, किस तरह से उसको। अब उन्होंने देखा कि ये जो इंडियंस है, इंडियन आर्टिसंस है, वो यूरोप में, क्योंकि ये क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इंडिया से ले जाते थे चीज़ों को, और उसके बाद वहाँ पे हाई रेट्स पे बेचते थे।
बट जो इंडियन आर्टिजन्स थे वो क्या थे, वो उनको कम्पीट कर रहे थे, जो यूरोप के जो लोकल ट्रेडर्स थे, खासकर जो है ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको इंडियन जो है आर्टिजन्स जो है उसको कम्पीट कर रहा था। अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऐसे लॉज बनाए जिससे ये अपना जो भी कमोडिटी है, गुड है, वो उसको बना ना पाए हैं। और बना ना पाए के लिए पहले क्या किया इन्होंने कि इनके पास जो रॉ मटेरियल आता था, सपोज कीजिए अगर कोई कारपेट बन रही है या जो है वूल है, या हम टेक्सटाइल देखें जो कपड़ा जो मोस्टली होता है, या कोई इसके अलावा कोई भी आइटम है, कोई भी गुड है, उसको जो बनने में हेल्प करता है उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अब वो रॉ मटेरियल जब तक इसके पास नहीं आएगा तब तक वो फिनिश्ड गुड का मतलब ये आ गया, सपोज कीजिए कोई चीज़ है, जैसे मैं बात करूँ ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को जो बनने में जो चीज़ें लगी होंगी वो मैं एन्यूमरेट करूँगा किसमें एज अ रॉ मटेरियल। जस्ट आई एम साइटिंग यू अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब ये जो बन के तैयार होता है इसको हम फिनिश्ड गुड कहते हैं, फिनिश्ड गुड, फिर इसको मार्केट में हम इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे ही करते थे, तो ब्रिटिशर ने क्या कर दिया कि जहाँ से इनको रॉ मटेरियल आता था इंडिया में, वो सप्लाई इन्होंने अलग अलग फैक्टर्स की वजह से क्या कर दिए, बंद कर दिए। ब्रिटिशर ने क्या किया, जो रॉ मटेरियल इनको पहुँचाते थे, ब्रिटिशर ने उनके साथ डायरेक्ट लिंक बनाए और उनको जो है रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ने कहा हमें आप सेल करो, इनको सेल नहीं करना है, ठीक है। दूसरा ये किया कि ब्रिटिशर ने कि इनका जो गुड था कुछ कंट्रीज में बैन कर दिया कि वहां ये उसको बेच नहीं सकते हैं। और उसके बाद क्या कर दिया इन्होंने कि जैसे ही अगर कोई कमोडिटी हम किसी कंट्री में ले जाते हैं, बेचते हैं उसको, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है कस्टम ड्यूटीज जिसको हम कहते हैं, कस्टम ड्यूटीज यहाँ पे आ गया, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटीज भी कहते हैं। कस्टम ड्यूटीज वो क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स। जो एक टैक्स का टाइप होता है, इनडायरेक्ट टाइप होता है टैक्स का, किसके ऊपर, चीजों के ऊपर लगता है वो। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने इतना ज़्यादा इंडियन आर्टिजन्स की आइटम्स के ऊपर, गुड्स के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा हाई टेक जो है ड्यूटीज़ लगा दी कि उनके लिए जो है प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। प्रॉफिटेबल का मतलब ये है कि अगर ये मार्कर मेरे पास है, मैंने इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट मीन जो बन के इसको मैंने जो तैयार किया, इसके ऊपर जो लेबर लगा, इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल, जो सारा प्रोडक्शन कॉस्ट इसको प्रोड्यूस करने में जो लगा, वो सपोज कीजिए 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको सेल करूंगा, मैं 9 या 8 रुपीज़ के ऊपर थोड़ी सेल करूंगा इसको। मेरी कोशिश रहेगी मैं इसको 12 रुपीज़ में, 13 रुपीज़ में, 14, 15 रुपीज़ में इसको सेल करने की कोशिश करूंगा, फिर ही मेरे को प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ कि अब क्योंकि हर एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे ये चीज़ों को बेच रहे थे, ठीक है, उनसे इनको प्रॉफिट हो रहा था, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसमें जो है पर्सन हमेशा प्रॉफिट को फोकस करता ही करता है। अब ये चीज़ देख रहे थे कि जो हम अपना सामान, अपना आइटम, अपना कमोडिटी जो गुड जो है जो बेच रहे हैं यूरोप में, वो उसके ऊपर ड्यूटीज़ इतनी हाई है कि इनके लिए वो जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जस्ट एक ब्रिटिशर की एक कॉन्स्पिरेसी थी, उनकी एक प्लानिंग थी कि किस तरह से इनको मजबूर कर दें या डेस्परेट हो जाए, ठीक है, मजबूर हो जाए और अपना जो है, जो इंडिया में जो है अपनी जो गुड्स को ये बेचते हैं, फिर ये ना बेचे कि भाई उस कंट्री में या उन कंट्रीज़ में बेचने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे ड्यूटीज़ बहुत हाई है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने विड्रॉ कर दिए अपने गुड्स और कमोडिटीज़ को यूरोप में बेचना, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इनकी भी कंडीशन फार्मर्स की तरह ही बहुत अफेक्ट हुई, इनकी कंडीशन बहुत अफेक्ट हुई। और दूसरा एक और रीज़न था इसमें कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, या बाकी जो है जो कॉलोनीज उन्होंने बनाई थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी गुलाम बनाया था, सब्जुकेट किया था इंडिया के साथ साथ। सो वहाँ से क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल लेते थे और रॉ मटेरियल के बाद मैन्युफैक्चर करते थे अपनी कंट्री में, और मैन्युफैक्चर करने के बाद इन्हीं कंट्रीज में सेल करते थे। और ये क्या करते थे, ये बहुत सस्ते दाम पे उनको बेचते थे। अब मैंने आपको कहा कि ये जो आर्टिजन जो इंडिया में हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं इंडिया में भी, यूरोप के अलावा, उनकी जो प्राइस है कमोडिटीज़ की वो हाई होती थी, तो ब्रिटिशर ने सस्ती रखी, तो वो भी लोगों के पास, बायर के पास एक ऑप्शन रहा कि दे विल गो फॉर चीपर गुड्स रादर देन
हाई गुड्स, हाई प्राइस्ड गुड्स के ऊपर वो नहीं जाएंगे, वो चीप गुड्स के ऊपर जाएंगे जो सस्ती है बहुत। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है या समझ आ चुका है। तो इससे क्या हुआ, इनका काम क्या हो गया, इनका काम कोलैप्स्ड हो गया, खत्म हो गया इनका काम पूरी तरह से। किनका, आर्टिजन्स का। सो दे आल्सो गॉट अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड हुए, ये भी अफेक्टेड हुए, और यहाँ पे ये भी विक्टिम बने और ये भी विक्टिम बने। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अपना जो लेक्चर है ख़त्म करता हूँ। आई होप कि अभी तक मेरे जितने भी लेक्चर्स आप लोगों को दिए हुए हैं ये आपको समझ आ रहे हैं, और नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में और फैक्टर्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें फेलियर्स को इंक्लूड करेंगे कि भाई रिवॉल्ट 57 जो है वो फेल क्या हुआ, क्या ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से वो फेल हुआ। सो हियर आई कंक्लूड माई today's topic. So see you soon and bless you all. Bye.